Hello learners, welcome on the video series for HCS PYQ detailed discussion by यशकीर्ति गोयल। इस वीडियो में हमें एनालिसिस देखना है कि PYQs में जो HCS के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं उनमें क्या डायनामिक्स देखने को मिल सकते हैं। पैटर्न एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। आज मैं आपको डायनामिज्म समझाऊंगा कि किस तरीके से सवालों को फ्रेम करने में HCS आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला सवाल जो कि 2024 के PYQ में हमें देखने को मिलता है HCS में, मैच द फॉलोइंग का सवाल आया थ्योरीज का। ठीक है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड थ्योरीज हैं? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, थ्योरी ऑफ बिग पुश, थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, तो ऐसे जब सवाल आते हैं तो बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस ही इंडियन इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी है, तो हमें इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं जाते हैं। पर जब भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो चैप्टर पढ़ते हैं, तो कुछ थ्योरीज आइडियाज़ की फॉर्म में हमें बताने पड़ते हैं बच्चों को कि ये आइडियाज़ अलग अलग प्रोपाउंडर ने दिए थे कि आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। तो वही आइडियाज़ बताती हैं ये थ्योरीज हमें। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ, थ्योरी ऑफ बिग पुश इज गिवन बाय रोजेनस्टीन रोडान। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहता है कि एक देश के पास जब कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, कोई एक देश एक प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा अव्वल होगा, तो वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और दूसरे देश जो कि कोई और आइटम को बनाने में सबसे परफेक्ट है, तो वहाँ से वो हम इंपोर्ट करते हैं। ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड का ग्रोथ होता है। तो ये एडम स्मिथ देते हैं थ्योरी, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। देन थ्योरी ऑफ बिग पुश, रोजेनस्टीन रोडान। थ्योरी ऑफ बिग पुश क्या कहता है कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ पाथ पर लेके जाने के लिए गवर्नमेंट को एक हैवी या ह्यूज अमाउंट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना होगा इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में। एक बिग पुश इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना होगा। तो ये रोडान ने आइडिया दिया। देन थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप कहता है कि अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक कंट्री पुअर है बिकॉज सच में वो है पुअर। तो क्योंकि आपके पास लो इनकम है, आपकी इनकम कम है, तो आप सेविंग्स भी कम करोगे, अल्टीमेटली आपकी लो सेविंग्स होंगी। देन लो सेविंग्स हैं तो आप दोबारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? आपकी इन्वेस्टमेंट भी लो होगी, और लो इन्वेस्टमेंट के कारण लो प्रोडक्शन होगा, आप प्रोड्यूस भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली फिर आपकी इनकम लो होगी, जिसको कहते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। एक देश में लगेगा कि आपके डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम है, बट आप लो लेवल की इनकम में फंसे हुए हो। ठीक है, तो ये थ्योरी देते हैं नेल्सन भैया। और बैलेंस ग्रोथ थ्योरी देते हैं नर्क्स। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी नर्क्स कहते हैं कि किसी भी सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ना, सारे सेक्टर्स को बैलेंस में रखते हुए, सब सेक्टर्स को इकट्ठा रखते हुए ग्रोथ करेंगे। तो ये थ्योरी देते हैं नर्क्स। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। आंसर इज सी हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिनी कोएफिशिएंट के ऊपर एक सवाल आया। ठीक है, तो देखिए, एक सवाल आपको थ्योरीज में से आ गया, दूसरा सवाल आपको स्टैटिक पोर्शन में से पूछा गया, जिसमें आपको ध्यान देना है कि पॉवर्टी वाले चैप्टर में हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ते हैं गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि किसी कंट्री में इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी कितना है। तो इसका सवाल आया, इन कथनों पर विचार कीजिए और देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है। ठीक है, तो गिनी सूचकांक आय या धन के वितरण का एक ग्राफिकल निरूपण है। ठीक है, तो ये सही है। मैंने अभी तो बताया आपको कि इनकम या वेल्थ में कितनी इनइक्वालिटी है, उसको हम ग्राफिकली एक फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, गिनी सूचकांक जितना अधिक होगा, आय समानता की डिग्री उतनी ही अधिक होगी। गलत। जैसे जैसे गिनी कोएफिशिएंट का इंडेक्स बढ़ेगा, इसका मतलब आपकी जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ेगी, इक्वालिटी नहीं बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। देन इसके बाद इंडिया वेज रिपोर्ट। अब क्योंकि ये करंट अफेयर भी साथ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि डायनामिज्म समझिए। मीनिंग भी पूछ लिया, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है,
डिग्री भी पूछ ली, गिनी कोएफिशिएंट कितनी डिग्री में बनता है, और करंट अफेयर का भी उसका एक पॉइंट पूछ लिया कि करंट अफेयर में इंडिया वेज इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या रिपोर्ट आती है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में नियमित श्रमिकों के बीच गिनी सूचकांक का मान बढ़ा है, जबकि आकस्मिक श्रमिकों के बीच यह मान घटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा सही है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन फ्रेम करने में ही गलती हो गई थी HCS से, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया कि 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 2024 में HCS ने ग्रेस दिया उन बच्चों को जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर आपको आता हो और आपको पता लग जाए कि सर इसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, फिर भी आप अटेम्प्ट करके आएंगे, अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ के आएंगे फिर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रेयस स्कीम के ऊपर सवाल है। श्रेयस स्कीम क्या कहती है कि हम इकोनॉमिकली उन सेक्शंस को अपग्रेड करना चाहते हैं जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन है, और हम ऑनलाइन कोचिंग क्वालिटी, गुड क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल को विच बिलोंग फ्रॉम SC कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। श्रेयस स्कीम SCs एंड OBCs पर ही सिर्फ बेनिफिशियल टर्म्स में लागू होती है, नॉट फॉर माइनॉरिटीज। तो जहां जहां ऑप्शन में 1 आ रहा है वो हम काट देंगे सिंपली। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, द सीलिंग ऑफ टोटल फैमिली इनकम अंडर द स्कीम इज ₹8 लाख पर एनम। ये सही है कि एक पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए होनी चाहिए अगर आप श्रेयस स्कीम में रजिस्टर करना चाहते हो। SC एंड OBC स्टूडेंट्स को 70:30 में और 30% सीट रिजर्व होंगी फीमेल के लिए हर कैटेगरी में। तो ये भी ट्रू है। SC, OBC और माइनॉरिटी, अगेन मैंने आपको बताया माइनॉरिटी का तो इसमें कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं, तो 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। सो द आंसर इज C हियर। तो एक वर्ड कैच कर लिया तो भी आप सारा आंसर इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमने पढ़ना है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, मेरे को 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं। ठीक है, मैं सही सवालों को भी गलत कर आऊँगा अगर मैं जल्दबाजी में चला गया। तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लीजिए स्टेटमेंट को पढ़ने में, और अगर सवाल आता हुआ तो मिनट में आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब 2024 का अगेन ये सवाल है, एनिवर्सरी क्वेश्चन है जी। एनिवर्सरी क्वेश्चन मैं कहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था? 2014 में आया था। तो 10 साल की सालगिरह पर एनिवर्सरी क्वेश्चन पूछा गया। इसका उद्देश्य है वित्तीय और सामाजिक सेवाओं को वहन योग्य मूल्य पर प्रदान करना है। ठीक है, इंग्लिश में मैं दोहराना चाहूंगा, प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट वेरी रॉन्ग। फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती हैं, सोशल सर्विसेज का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में सरकार कहती है कि हम लोगों के बैंक अकाउंट खोलेंगे और वो बैंक अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ATM भी मिलेगा और 0 बैलेंस अकाउंट होंगे। ठीक है, और रुपए का आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज की तो बात हो रही है, सोशल सर्विसेज की क्या बात हुई? तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये इतनी बारीकी से हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एट लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच, ये सही है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ATM सेवाएं मिलेंगी, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे और ज़्यादा लोगों को ये सेवाएं दी जाएंगी। ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद ए मिनिमम बैलेंस, नो, गलत। अभी मैंने आपको बताया मिनिमम बैलेंस नहीं है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर। ठीक है, तो 1 और 3 जहां आ रहे हैं वो काट देंगे। आंसर इज C, 2 and 4 ओनली। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करेंगे। हार्ड वर्क करना है स्टेटमेंट्स को पढ़ते टाइम, स्मार्ट वर्क करना है एलिमिनेशन मेथड में, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। PM श्री स्कूल, PM श्री स्कूल, अब अगेन ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल आता है। 2023-24 के बजट में PM श्री स्कूल लॉन्च करने की बात आती है। ठीक है, इसमें हमने स्कूल्स को मॉडर्नाइज करना है, इको फ्रेंडली मैनर में हमने वहाँ पे स्कूल में ग्रीनरीज को प्रमोट करना है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट को देखते हुए गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, टीचर्स को भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेन करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक होलिस्टिक मैनर में हमने स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है। ठीक है, सो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
under which more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of national education policy। यही इसका मीनिंग है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ लिंकअप करने के लिए हम 15,000 से भी ज़्यादा स्कूलों को प्रमोट करेंगे ओवरऑल पीएम श्री स्कीम में। और ये भी ध्यान देना है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? एक ऐसी स्कीम जिसमें 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे और 40% पैसा रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक आपके पास वर्ड आ जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये रेशो 90:10 चला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा प्रोवाइड करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 10% ही प्रोवाइड करना होगा। तो ये भी आपको वर्ड ध्यान देना है कि क्या ये वर्ड सही लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। Such schools will be developed as green schools, incorporating environment friendly aspect। यही मैंने अभी आपको फीचर बताया कि ग्रीनरी को भी ध्यान में रखा जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। PM Shri schools will be developed by strengthening the existing schools from amongst school managed by central government only। नहीं, ये तो ऑल टुगेदर गलत हो जाता है। ऊपर जब मुझे पता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कैसे हुए? तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जहां जहां थर्ड आ रहा है स्टेटमेंट ही डिडक्ट कर देंगे। आंसर इज 1, 2, 4 डी आंसर आ जाएगा। आगे अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया। अब ये इजी क्वेश्चन है। स्कीम मतलब क्या है, स्कीम क्या फीचर है, स्कीम क्या फीचर है, स्कीम क्या फीचर है। तो स्कीम का मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन या फीचर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मैच द फॉलोइंग के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं जैसे जैसे आपने PYQ देखे। तो स्कीम्स ज़्यादा पूछ ली गई मैच द कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें गवर्नमेंटल स्कीम्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्कीम्स, सोशल रिफॉर्म स्कीम्स या इवन सोशल जस्टिस से रिलेटेड स्कीम्स, इनको ध्यान में रखना है। और सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स की काफ़ी बात होती है। जैसे से हम सक्षम की बात करें तो सक्षम में हमने क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है। तो ऐसे आपके पास आ जाते हैं बहुत सारे स्कीम्स के मीनिंग का क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग का सवाल आया। 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये 5 ईयर प्लान्स का सवाल आया। प्लानिंग में जब हम ओवरऑल 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं कि 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या अचीव किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, तो आप ये आंसर कर पाएंगे। 5 IITs हमने फर्स्ट प्लान में ही डेवलप कर लिए थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान A का 4 जी एक ही ऑप्शन में है, B ऑप्शन में, सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना इजीली भी आप सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? मतलब डायनामिज्म समझिए। बहुत ज़्यादा इजी सवाल भी हैं अगर बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, थोड़े से मॉडरेट सवाल भी हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर स्कीम को पकड़ के उसका मीनिंग और उसके वर्डिंग देखनी है कि क्या सही लिखी है, और या फिर टफ क्वेश्चन भी हैं जैसे वो इकोनॉमिक थियोरी वाला सवाल था, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने थियोरीज के नाम नहीं सुने होते हैं। देन भारत निर्माण लॉन्च किया गया 2005 में, जिसका क्या इंटेंशन था, ये सवाल आता है। टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, नो। टू डेवलप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नो। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड ही नहीं है। भारत को निर्माण करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं होगा, सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड। पूरे भारत का नाम आ गया, तो ओवरऑल इंडिया को कैसे डेवलप किया जाए उसकी बात होगी। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, यस दिस इज ट्रू। कोर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं पकड़ना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत वर्ड आ रहा है, इसका मतलब थोड़े ब्रॉड लेवल पे सोचना पड़ेगा मुझे आंसर करते हुए। सो द आंसर इज सी हियर। आगे हिंदी व्यूअर्स के लिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। छिपी हुई बेरोजगारी कब होती है? छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को काम पे रखा हुआ है। अगर काम पर आपको 5 लोग चाहिए, आपने 10 लोग रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि काम तो 5 लोगों ने ही करना है, 5 लोगों के लायक काम है तो 5 लोग ही करेंगे। आपने 10 लोग काम पे रखे हुए हैं, तो 10 में से कौन से 5 लोग काम कर रहे हैं, कौन से 5 लोग काम नहीं कर रहे, वो हमें नहीं पता लगेगा, इसलिए इसको छुपी हुई बेरोजगारी कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। किसी पेशे में आवश्यकता से अधिक श्रम लगा लिया जाता है। सो द आंसर इज 3 या सी है। देन द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो प्राइस सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम शुगर केन की बात करते हैं, शुगर केन के लिए हम कौन सा प्राइस सपोर्ट करते हैं? FRP सपोर्ट करते हैं, दैट इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव
प्राइजेस। तो जो ऐसे प्राइजेस हैं कैश क्रॉप्स के या कमर्शियल क्रॉप्स से, कमर्शियल क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनका जो यूज़ है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है, इनका जो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है उसका नोडाल एजेंसी कौन सा है? नाबार्ड है। सो द आंसर इज बी हियर। ठीक है, तो आई गेस आपको डायनामिज्म समझ आया होगा कि सवालों को किस तरीके से तोड़ मोड़ के पूछा गया और कितने डिफरेंट एरिया से पूछा गया। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। एग्रीकल्चर का सवाल, अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल, प्लानिंग, ठीक है, स्कीम्स, अगेन करंट अफेयर्स, देन अगेन प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, चलो ये करंट अफेयर में काउंट कर लेते हैं। श्रेय स्कीम अगेन करंट अफेयर, गिनी कोएफिशिएंट, पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, देन थ्योरीज। तो कोई भी सेक्टर दोबारा रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ के या करंट स्कीम्स को छोड़ के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा लगा इस वीडियो को करवा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।